नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में अब महज चंद महीने का समय बचा हुआ है और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई सालों के बाद कांग्रेस भी सदल बल के साथ चुनावी तैयारी करती हुई प्रतीत दिखाई देती है। हर जिला मुख्यालय पर बैनर, पोस्टर और कांग्रेस के दफ्तर झाड़ पोंछ कर तैयार हो चुके हैं। कार्यकर्ता भी अब पहले से ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। पिछली बार तो राहुल गांधी की खाट चर्चा के दौरान खाट टूट गई थी और समाजवादी पार्टी से समझौता कर उसे 403 के सदन में कुछ 7 सीटें मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार उसके खाते में सीटें बरस पड़ेंगी। लेकिन इतना तो है ही कि इस बीच जिस तरीके की सक्रियता है उससे उन लोगों की पैठ लोगों के बीच में बन रही। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी लोगों के बीच में है। इन सारे विरोधी दलों की लड़ाई विरोध में बैठने के लिए है, सत्ता में आने के लिए हर कोई लड़ रहा है। सत्ता के लिए लड़ते तो ये अलग अलग तैयारी करते हैं और साझा तैयारी भी अगर ये कर रहे होते तो उसको लेकर भी कई कवायदे पहले हो चुकी हैं। विपक्ष के साथ दिक्कत यह है कि सबके अपने अपने अहम है और अलग अलग स्वार्थ हैं, इसलिए वो सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि आपस में ही कई बार भिड़ते दिखते हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है कि उसने विरोधी दलों को आपस में ही उनकी आपसी लड़ाई में उलझा कर रखा है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विरोधी दल अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे। जब तक ये मिलेंगे नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार का डटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक चर्चा इसको लेकर भी होती है। भले ही समाजवादी दल अपनी जातीय छतरी को बचाने के लिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुखर हो, लेकिन बीजेपी ने भी धर्म की चादर इतनी फैला दी है कि अधिकतर पिछड़ी जातियां भी अब बीजेपी को कोई ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं मानती। बीजेपी अब गैर यादव, पिछड़ों और गैर जाटों दलितों के बीच अपनी साख गहरी कर चुकी है। इसीलिए बीजेपी से लड़ने का अकेला मंत्र संपूर्ण विपक्ष का एक होना है, लेकिन वो संभव नहीं दिखता। हालांकि इसके पहले वो संभव हुआ भी था तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं बीजेपी पूरी जोरदारी से अपने प्रचार में लगी हुई है। सरकार 5 सालों में किए कामों का उद्घाटन और शिलान्यास करने में जुटी है। वहीं बीजेपी संगठन है जो शहर से लेकर गांव तक पार्टी में नई धार देने में जुटा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है? इस बार एकला चलो अगर विपक्ष का ये अपना नारा है या उनकी रणनीति है तो उसका कितना परिणाम निकल पाएगा? क्योंकि इसके पहले जो गठबंधन हुए उस गठबंधन का ना तो आम चुनाव में और ना ही विधानसभा चुनाव में कोई नतीजा निकल पाया। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से रणनीति बनी उसमें क्या आखिर नतीजा निकल पाएगा। समस्याएं बहुत सारी थी और उस बीच में आप देखिए कि इसके पहले बुआ बबुआ या फिर 2 युवाओं की जोड़ी कई तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी खासतौर से वही प्रयोग दोहरा रही है जो कि बीजेपी पहले कर चुकी है। अमित शाह ने जैसे तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा था और उसका बेहतर परिणाम निकला था कि 300 का आंकड़ा भी पार कर गए। इस बार समाजवादी पार्टी भी कमोबेश उसी रणनीति पर चल रही है। छोटे छोटे तमाम दलों से गठबंधन का ऐलान करने के बाद गठबंधन किया भी इस वक्त अखिलेश यादव ने, लेकिन जो बाकी अन्य दल है खासतौर से कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रियंका के नेतृत्व में नए नारे के साथ अब मौजूदा दौर में कांग्रेस अपनी इस रणनीति को धार दे रही। उसका परिणाम कितना निकलेगा यह जरूर सोचने वाली बात है। तो सवाल तो बनता है, हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है रोशनी आपका। उमाशंकर राजभर साहब हैं प्रवक्ता सुभाषपा से, बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। अरविंद जयतिलक हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है आपका। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, बहुत स्वागत है ओपी सिंह आपका। फखरुल हसन चांद है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है फखरुल हसन आपका भी। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। आगे बढ़ते हैं। जो अरविंद जयतिलक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अरविंद जी, सबसे पहला मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मौजूदा जो इस वक्त स्थिति है उसमें एकला चलो की रणनीति विपक्ष के लिए क्या विकल्प है उनका या फिर उनकी मजबूरी है? और अगर यह मजबूरी है तो उनकी जीत के लिए कितना यह जरूरी था कि वो मजबूरी में भी इसी रणनीति पर आगे बढ़े? क्योंकि बीजेपी अब शहरी पार्टी या फिर सवर्णों की पार्टी उस तरीके का जो एक दाग था या फिर एक बात कही जाती थी उसके लिए उससे कहीं आगे निकल चुकी है। बिल्कुल अतुल जी, आप सही कर रहे हैं। बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। आपने देखा कि 2017 में
सपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े, 19 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा मिलकर लड़े, यानी कई तरह के प्रयोग, इससे अधिक और कोई प्रयोग अब नहीं हो सकता है। लेकिन नतीजा उसका क्या निकला कि जनता ने इन गठबंधनों को जो है बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उसे जो उचित समझ में आया उसका जो है अपना रिजल्ट आया। देखिए, प्रतिरोध का प्रस्तावना जब तक विपक्ष के पास मजबूत नहीं होगा तब तक भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्म का चादर इतना ज्यादा भाजपा फैला दी है कि उसमें छोटे मोटे जो जिस तरह के जो एजेंडे चलाने की कोशिश हो रही है वो गुम होता जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की हिंदुत्व के साथ साथ जो विकास का जो एक तड़का लगा हुआ है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, गंगा एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड हो, या प्रति व्यक्ति आय हो, या गन्ना किसानों का भुगतान हो, या धान की खरीद हो, या गेहूं की खरीद हो, तमाम ऐसे डेवलपमेंट के भी कार्य हुए हैं। साथ साथ जो कानून व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण मसला हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से आपने पिछली सरकार में देखा कि किस तरह कई सैकड़ों दंगे हुए, इस सरकार में इससे कम से कम अछूता रहा। तो तमाम ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात अतुल यह कि देखिए, कहा जाता है कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता। ये राजनीतिक दल आपस में कई बार दिल लगा चुके हैं, आगे भी लगाएंगे, लेकिन जब वो स्थिति आएगी तब तो यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अभी अभी जो समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर का जो दिल लगा है, यह आगे चल करके दिल जो है किसी और के साथ शिफ्ट हो जाता है, या जो है वह दिल का कोई जो है कारोबार नहीं चल पाता है। तो ये अभी देखना अतुल जी दिलचस्प होगा जी। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी आपने, और राजनीति में दिल लगाना कई बार जरूरी और कई बार मजबूरी होती है। मौके मौके पर यह हमने देखा भी और भविष्य में आगे देखेंगे भी। ओपी सिंह साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। ओपी सिंह साहब, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हर पार्टी का अपना अधिकार होता है गठबंधन करने का, अकेले लड़ने का, उनका अपना व्यक्तिगत ये विषय होता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष जिस रणनीति पर अभी आपके सामने लड़ाई लड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये आपको एक सुनहरा अवसर दे रहा है या चुनौती उतनी बड़ी है? क्योंकि समाजवादी पार्टी बेहद सक्रिय है, बहुत साइलेंटली। कांग्रेस पहले की तरह नहीं है। इस बार प्रियंका ठीक है, देर से ही सही, लेकिन वो सक्रिय नजर आ रही हैं। महिलाओं के लिए बार बार वो जो नारा दे रही हैं, उसका कहीं ना कहीं एक इनपुट दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि हां, इससे आपस के उनके टकराव से आपका फायदा है, या इस बार उससे इतर कोई परिणाम वो दे पाएंगे आपके सामने? सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, ओपी सिंह साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हमारे साथ सुभाषपा से उमाशंकर राजभर साहब हैं। राजभर साहब, आप लोगों ने अब, जैसा अरविंद जी के शब्दों में कहूं, नई जगह पर दिल लगाया है। क्या उससे आपको परिणाम निकलता दिख रहा है? आपको लगता है कि हां, यह प्रयोग आपको वाकई सफलता दिलाएगा? अतुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, जैसे अरविंद जी ने कहा कि जो सपा के साथ हमारे माननीय नेता प्रकाश राजभर जी दिल लगाए हैं, तो यही दिल हम 2017 में भाजपा के साथ में लगाए थे, जिनका उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास था। हाँ। और यही दिल लगी ऐसी हो गई कि 17 में भाजपा 325 सीटों पे हो गई। और पूर्वांचल की मैं बता दूं अतुल जी, 167 सीटों में जो भाजपा, आप बता दीजिए कि 2012 में केवल 17 सीट पाई थी और 2017 में जाकर के 117 सीट हो जाती है। तो 100 सीटों को जो बढ़ाने का काम हम उस दिल्लगी से किए हैं, तो वही दिल्लगी जो मनमुटाव पैदा हुआ, तो हम सपा के साथ दिल्लगी लगाए अरविंद जी। और इस बार भाजपा को एक पक्का मान जाइए कि हम उनका खदेड़ा करके रहेंगे 2022 में। क्योंकि मैं आपको बता दूं अतुल जी की जो आज पिछड़ा इस समय जो परेशानी कहाँ है, जो भाजपा ने हमको आश्वासन दिया था कि अति पिछड़े का हम विकास करेंगे, और अति पिछड़ा अतुल जी चाहता क्या है कि अपने बच्चों को आरक्षण के नाम पे रोजगार की गारंटी चाहता है। ठीक है। और यही बात माननीय अमित शाह जी, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी से वचन दिए थे कि हम जो ही आएंगे, जो 27% आरक्षण है सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से, हम उसका बंटवारा कर देंगे। और इसी मुद्दे पे हम इनके साथ दिल्लगी लगाए हुए थे। लेकिन 2 साल इनके साथ रहे अतुल जी, लेकिन 2 सालों में धोखा के सिवा कुछ हम नहीं पाए। तो इसलिए हम जो है इस बार 2022 में मान के चलिए कि हम जा रहे हैं। फिर आप दिल जले बन गए क्यों राजभर साहब? फिर आप दिल जले बन गए? मैंने दिल, हाँ जरूर, सवाल ही नहीं है। भाजपा ठीक है। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। अरविंद जी
जी जी अतुल जी, मैं उमाशंकर जी विद्वान प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति भरोसा पैदा नहीं करते, सिर्फ मौका देती है। मौजूदा राजनीति ने आपको मौका दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो है अखिलेश यादव जी के साथ लगे रहेंगे? हो सकता है चुनाव बाद जो जैसी राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, क्या इस बात की संभावना से इनकार किया जा सकता है क्या भाजपा के साथ नहीं होंगे? आप देंगे? अरविंद जी, जरा इस बात को ध्यान रखिए, जो आरोप लगा रहे हैं कि 2022 में अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या आप भाजपा के साथ जाएंगे? तो इस बात को अगर जाना रहता, जितना हमको इन्होंने धोखा दिया है, तो 2019 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो हक अधिकार की बात हम कर रहे थे, लोकसभा में हम कह रहे थे 5 सीट से 2 सीट, लास्ट में 1 सीट पे और अपने चुनाव चिन्ह पे आ गए, तो हम तो इनसे धोखा खाए हुए हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं हो सकता 2022। चलिए धोखा लेने, लेकिन उमाशंकर जी इतना कॉन्फिडेंस से बात मत कहिए। राजनीति में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो एक बार धोखा खाए फिर वो धोखा ना खाने के लिए गठबंधन किसी से ना करे। वो तो मौका मिलता है तब फिर भूल जाते हैं धोखा होगा, लेकिन दिलजले आप अभी हैं ये तय है। बहरहाल हमारे साथ रोशनी कुशल भी है, हमारे साथ फखरुल हसन चांद भी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस से रोशनी है, लेकिन ओपी सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ओपी सिंह साहब, जैसा आपने सुना कि मौजूदा दौर में एकला चलो की राह पर अलग अलग विपक्षी दल हैं, यही मेरा आपसे सवाल था, तो ये उनकी रणनीति से आपके लिए कोई फायदा दिख रहा है या उनकी रणनीति का लाभ उनको मिलेगा? और कहीं जो आपके पुराने साथी थे वो अब दिलजले बन गए और उनके साथ चले गए, तो उनका कॉन्फिडेंस है कि 14 साल बाद उनकी वजह से आपकी वापसी हुई थी और अब वो चले गए हैं तो आपकी फिर से वापसी सत्ता से हो जाएगी? देखिए अतुल जी, ये 2022 के चुनाव में हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है और वो अपने अपने रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं। किसकी वजह से कौन चुनाव जीता और किसकी वजह से कौन चुनाव हारा। कुछ लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के चरण स्पर्श के बावजूद पूरे खानदान के और कितनी बुरी तरीके से 19 में हारे, ये कहीं छुपा नहीं है। हम देखिए, ये चुनाव जो है दो चीजों, दो आधारों पर हो रहा है। एक तरफ है जातिवाद, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण, और एक तरफ है हमारा ईमानदार परिश्रमी चेहरा और दूसरा जो है हमारा विकास कार्य। आज भी देखिए कि हम जो 2017 का चुनाव जीते, 2014 का चुनाव जीते और 2019, आप बताइए हमारा मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी थे, प्रदेश स्तर पर उसी काम को जनता ने विश्वास किया कि जब 14 में हमने जो काम किया उसका 2019 में जनता ने बढ़ चढ़ के हमारे पर विश्वास किया। आज भी हम उसी काम को करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों का क्या है? चुनाव के दौरान के पहले हम कहते 4.5 साल तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस प्रदेश में बाढ़ आई, इस प्रदेश में महामारी आई, इस प्रदेश में बड़े बड़े संकट आए, कौन इसी कमरे से बाहर निकला? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने प्रत्येक वर्ष उसने अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। प्रदेश की कोई भी सरकार आज तक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रखी। दूसरी बात, अब हम जब जनता के बीच में फिर जा रहे हैं 2022 में, तो जनता हमसे पूछेगी ना कि मैंने तो भारी बहुमत से 4.5 साल आपकी सरकार आपकी चली, आपने हमारे लिए क्या किया? ठीक है। तो हम तो 4 विकास यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों से निकाल रहे हैं और 403 विधानसभाओं में जा रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि मैंने आपके लिए ये काम किया। और काम जो है बताने से नहीं, काम बोलता है। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी हैरानी है उत्तर प्रदेश का विकास का, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। उन्होंने विकास किया गुंडों का किया, अपराधियों का किया। एक तरफ से सूची उठा के देख डालिए। चलिए, यानी सिंह साहब, आपका ये कहना है कि आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता आपसे पूछेगी कि भाई आपने क्या किया, तो आपके पास बताने के लिए भी है। बाकी उनका प्रयोग, उनको अधिकार है कि वो अपना प्रयोग करते रहे। सभी विपक्षी दलों को अधिकार है या फिर सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है। बहरहाल फखरुल हसन साहब, समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि नहीं, हमारे नेता जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से यात्रा निकल रही है, उसका एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। क्या ये आपका कॉन्फिडेंस है, छोटे दलों पर भरोसा है, या एक रणनीति के तौर पर यह एक मैसेज देने की कवायद है? क्योंकि सेम दावा कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जब सरकार बनाई तो यही छोटे दल जिनको आज ये पानी पी पी के अभी कोस रहे हैं, यही छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे।
आपने देखा था कि 2017 में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कितने हेलीकॉप्टर, कितनी जातियों के हेलीकॉप्टर उड़ाए थे। हर जाति का मुख्यमंत्री हवा में उड़ता था और वो जाता था, कहता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और अंत में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये सबने देखा था। आज पिछड़ों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी थे, जो उनके साथ थे, वो उनको छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं विकास पे मुद्दे पे चुनाव लड़ने जाऊंगा। कहाँ है विकास? आज तो किसान सड़कों पे बैठा हुआ 1 साल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के थार में बैठे हुए गुंडे वो किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत वो क्या टिप्पणी कर रही है लगातार, वो आपके न्यूज के माध्यम से भी देश भी जान रहा है और दुनिया भी जान रही है। और देश के गृह मंत्री जी आते हैं और दूरबीन लगा के देखते हैं कि कहाँ है माफिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद ही मंच पे माफिया लेके घूमते हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि माफिया खत्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी हर जिले के 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दे, आपको 10 में से 8 माफिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल। सिंह साहब जवाब देंगे? ओपी सिंह साहब जवाब देंगे आप? ओपी सिंह साहब आप जवाब देंगे, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। सिंह साहब। अतुल जी हमारे सपा के साथी ने 2 सवाल उठाया जी। एक सवाल तो ये उठाया कि हमने मुख्यमंत्री किसको बनाना था, किसको बना दिया, और दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने गुंडों और माफियाओं की बात किया। मैं दोनों का जवाब 2 मिनट के अंदर देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी गवर्नर, कोई भी मंत्री हो सकता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने किया था? उसके बाद कौन मुख्यमंत्री हुआ? अखिलेश यादव। कल अखिलेश यादव नहीं होंगे तो राम गोपाल नहीं तो इनका तो कुर्बा चलता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात बताइए फखरुल हसन साहब, आप किस बात का तो जवाब दे रहे हैं कि उनके यहाँ कम से कम कोई भी तो विकल्प हो सकता है ना, परिवार से अलग। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आज तक जितने भी माफिया और गुंडा हुए उनको माननीय बनाने का काम किसने किया? ठीक है सिंह साहब जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रोशनी के पास जाऊंगा। जवाब ले लेते हैं बहुत छोटा सा, फखरुल हसन से जवाब ले लेते हैं। आपने काउंटर कर दिया है, हसन साहब। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश में माफियाओं को, गुंडों को माननीय बनाने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के गृह राज्य मंत्री जी, जिनकी कहा जाता है कि सीट भी खुली थी, उनको माननीय बनाने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया? अब हसन साहब ऐसे उदाहरण देखिए, मैं इन चीजों में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि नहीं मैं आपने पूछ लिया, उन्होंने बताया, मैं इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इतिहास किसी का साफ नहीं है। आपके दौर में भी कई नाम थे जिस पर अभी देखिए अभी उनके खिलाफ दोषारोपण जो थे वो सिद्ध हुए। तो आपके यहाँ भी, उनके यहाँ भी, ये तो राजनीति है ना। मुझे तो लगता है कि सबको इसमें सोचने की जरूरत है। कोई अछूता नहीं है, नहीं, कोई अछूता नहीं है, कोई दल अछूता नहीं है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कोई दल अछूता नहीं है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। बहरहाल आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, हम अपने विषय पर आते हैं। रोशनी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके की रणनीति के साथ कांग्रेस उतरी है, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई शक नहीं है कि हाँ वाकई पिछली साल के तमाम जो चुनाव रहे हैं, पिछली बार के जो चुनाव रहे हैं, उससे कहीं इतर एक अलग सक्रियता दिख रही है और प्रियंका वाकई सक्रिय दिख रही है। तो उससे जो आम कार्यकर्ता है उसमें भी जोश है, लेकिन ये जोश कितना हाई होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप को ही प्रमुख विपक्षी दल ना सिर्फ बताती है भी, बल्कि लड़ाई में भी उसी का दावा है कि वो रहेगी। आपकी ये रणनीति, आपको लगता है कि यहां वहां जाने से, इतनी सक्रियता दिखाने से, नारे देने से सफलता भी मिलेगी? अगर ये आपकी रणनीति और ये चूंकि आपका अधिकार है, आप बना सकते हैं अपनी रणनीति। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए हर किसी की नजरें हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। लेकिन जो जन मुद्दे हैं, जब जनता को सबसे ज्यादा उनके जनप्रतिनिधियों की जरूरत थी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जिसमें से 80% वादे पूरे नहीं हुए और महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर है, जिसका दंश सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलना पड़ता है।
और महिलाओं को ही इस बार राजनीति में एक अलग जगह दी है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। 40% आरक्षण के साथ महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया गया है, सरकार बनती है तो स्कूटी देने का वादा किया गया है, मोबाइल फोन देने का वादा किया गया है। लड़कियों को, जो महिलाएं लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, स्कूटी नहीं होने के कारण, मोबाइल नहीं होने के कारण हर जगह भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से 70% घरों में मोबाइल फोन नहीं है, मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया फोन देने का भी वादा किया है। इस बार महिलाएं ही उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेंगी, महिलाएं ही तय करेंगी कि 2022 में किसकी सरकार आएगी। और 2022 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने महिलाओं के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को हर तरीके से उठाया है, वो जनता देख रही है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में संभवतः कांग्रेस की सरकार आ रही है। और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत की है पिछले 4.5 साल में, चाहे आप हाथरस की घटना देख लीजिए, चाहे आप अभी लखीमपुर की घटना देख लीजिए, सबको मालूम है कि मंत्री जी का बेटा पूरी तरह से गुनहगार है। उसने दिन दहाड़े न जाने कितने किसानों को कुचल दिया, उनकी मौत हो गई, कई घायल हो गए, लेकिन अभी तक कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं। ठीक है, चलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी होता है और वो मात्र कुछ मिनटों में मिल जाता है, लेकिन किसान जो हमारे देश के अन्नदाता है, उन्हें दिन दहाड़े कुचला जाता है, रौंदा जाता है भाजपा के मंत्री के बेटे के द्वारा। और वो भाजपा का मंत्री हर जगह अमित शाह, योगी जी, मोदी जी के साथ मंच पे बैठा रहता है। और जब अमित शाह जी कहते हैं कि मैं दूरबीन लेके देखता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आता ऐसा जो चोरी कर रहा, ठीक है, एक छोटा सा जवाब इस पे मैं अगर थाने में एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं सिंह साहब से, उसके बाद मैं अरविंद जयतिलक के पास जाऊंगा। रोशनी में आ रहा हूं आपके पास, रोशनी में आऊंगा आपके पास। सिंह साहब, बहुत छोटा सा एक काउंटर जवाब दीजिए आप। दोनों ने वही मुद्दे गिनाए हैं, वही लखीमपुर, वही थार की घटना, वही महंगाई, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो आपसे कह रहे हैं कि जीत दर्ज करेंगे। कैसे करेंगे वो अपनी अपनी पार्टी का, उनका विषय है। दोनों ही कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, लेकिन उनके मुद्दे वही हैं। अतुल जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 65 साल जिसकी केंद्र में सरकार रही हो, अतुल जी, मैं कह रहा हूँ जी कि 65 साल केंद्र में जिसकी सरकार रही हो और जिस खानदान ने उत्तर प्रदेश का रायबरेली और अमेठी जिसके पर जो उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, आप बताइए कि उसका अगर विकास हुआ होता तो इनके नेता राहुल गांधी को वायनाड क्यों भागना पड़ता और क्यों अमेठी हार जाते? तो जिसकी सरकार 65 साल रही वह तो वहां से इनका नेता हार गया और विकास नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, ठीक है, लखीमपुर खीरी की घटना घटी, हमने उसको जो भी हो सकता है तत्काल हमने किया, न्याय दिया है और कोई भी अगली नहीं उठा सकता लखीमपुर खीरी कांड पर जिस सरकार ने कोई ठीक है। मतलब मैं इसका मतलब जानना चाहूंगी कि लखीमपुर की घटना ठीक है, इस प्रदेश का मतलब ठीक क्या है इसमें? सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी को किस सरकार ने 2 साल तक हाई कोर्ट और कोर्ट के बार निर्देश के बाद लखीमपुर की घटना ठीक है, बना के रखा था। लखीमपुर की घटना ठीक है, मतलब क्या? ठीक है, जरा अब आप दोनों शांत हो जाए। नहीं, उनका कहना है कि ठीक है, जो हुआ उसके बाद हमने उसकी भरपाई की है, ये वो समझा रहे हैं ठीक है का मतलब। अब आप दोनों जरा शांत हो जाए। सिंह साहब और रोशनी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अरविंद जयतिलक साहब, देखिए, इस पूरी चर्चा में लब्बो लुआब अगर हम निकालना शुरू करें तो समाजवादी पार्टी भी वही मुद्दे गिना रही है, कांग्रेस भी वही मुद्दे गिना रही है, बीजेपी उन तमाम मुद्दों का जवाब दे रही है कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें हमने एक्शन लिया है, जहां पर गड़बड़ी हुई उसमें हमने एक्शन लिया है और हमने विकास किया है। इस वजह से अब जनता हमारे साथ खड़ी है इस बार भी। क्या वाकई आम जनता के लिए मैसेज जाएगा और विपक्ष की रणनीति? रोशनी में आऊंगा तो आप बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। अरविंद जी, इस रणनीति में, क्योंकि हमने पहले प्रयोग देखे हैं, जोड़ियों का गठबंधन हमने देखा है, युवाओं का गठबंधन, बुआ बबुआ का गठबंधन, हमने सब देखा, वहां पर बीजेपी की रणनीति पर वो लोग भारी नहीं पड़ पाए। क्या इस बार इन मुद्दों की वजह से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है? लगता है आपको कि इनके मुद्दे वाकई जो ये गिना रहे हैं वो अगर ऐसे ही गिनाएंगे तो इनको फायदा मिलेगा, और अगर फायदा मिलता है
तो आपको खुद क्या दिखाई देता है कि कांग्रेस, जैसा रोशनी कह रही है कि संभवतः सरकार बनाने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल अतुल जी, आपने सही कहा। इलाके इतना तो होगा, देखिए कानून की चक्की धीमी ही सही पर बहुत तेज है। गायत्री प्रजापति भी सत्ता में थे, बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन आज देखिए उनका क्या हश्र है। बिल्कुल, मान के चलिए कि लखीमपुर वाले मामले में भी कोई जो है दोषी बच नहीं पाएगा, देर सवेर उसके साथ न्याय होगा। हाँ, रही बात कांग्रेस की, तो रोशनी जी को शुभकामना है कि उनकी सरकार बने, लेकिन कांग्रेस के सामने यूपी में दो वैचारिक संकट है। एक तो उसका वैचारिक संकट है, एक सांगठनिक संकट है। वैचारिक संकट यह है कि इनके जो शीर्ष नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको क्या कहना है। कभी जो हिंदुत्व पर आक्रमण करते हैं, कभी राम सेतु को लेकर के, कभी राम को परिकल्पना के आधार पर। लेकिन चलिए मैं उसको मान लेता हूं कि उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन संगठन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इतना कमजोर है। देखिए संगठन की बात अगर आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोदी जी की रैलियों में जो कुर्सियां खाली रह रही हैं वो आपके संगठन का दिख रहा है कि मुझे कितना संगठन है। और प्रियंका गांधी जी की रैली में जो भीड़ जा रही है और कुर्सियां, तो क्या लोग खड़े होके, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ जा रही है कि लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग थे। और आप संगठन की बात बिल्कुल भी मत करिए। भाजपा का संगठन देखने को मिल रहा है, भाजपा का संगठन कितना मजबूत है और कितनी कुर्सियां। अरे रोशनी, अरविंद जय तिलक जी भाजपा से नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपना आकलन है। और लोकतंत्र में, नहीं, लोकतंत्र अगर मालूम है तो फिर भाजपा से उनकी तुलना क्यों कर रही है कि भाजपा में क्या दिख रहा है? आप अपनी बात रखिएगा, ओपी सिंह उसका जवाब देंगे। अरविंद जय तिलक को अपना आकलन करने दीजिए, वो उनका अधिकार है। अरविंद जय तिलक जी रोशनी जी, हमारे पर आक्रमण करने से बेहतर है कि आप हमारी बातों को सुन लीजिए। देखिए, हम आज तक किसी भी पार्टी के चौकट पर पैर नहीं रखे, तो प्लीज हमारे ऊपर जो है आरोप न लगाइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2004 में जब राहुल गांधी जी को, नहीं, मैं आपसे ये कह रही थी कि संगठन की जब बात आई तभी मैंने आपसे, सुन लीजिए रोशनी, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2004 में राहुल गांधी जी को जब संसदीय जीवन उत्तर प्रदेश से शुरुआत कराया गया, तो माना गया कि संगठन मजबूत होगा। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है उनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, लेकिन 7 में भी स्थिति आपने देखा, इसके बाद 12 में भी देखा, आपका वोट शेयर जो है आज भी 7% के आसपास ठहरा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज की कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत कई संगठन और शिविर बन चुके हैं कि उनके अंदर एकजुटता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले जो है प्रियंका जी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी, लेकिन उसमें नतीजा क्या निकला? कहीं कोई जो है कुछ नहीं उसका नतीजा निकला। इसका तात्पर्य सीधा यही है कि कांग्रेस जो अपना संगठन जब तक मजबूत नहीं करेगी जमीन पर, तब तक प्रियंका जी का जो एक अपना ऑरा है, या उनका जो जिस तरह से उनकी लोकप्रिय होती जा रही है, जनता या युवा उनके साथ जुड़ रहे, उसका वोट में तब्दील होना बड़ा कठिन हो जाता। अक्सर जो है गांधी परिवार का कोई भी, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जब जाते हैं मैदान संभालते हैं भीड़ होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब जो है 2.5 दशक से ऊपर तो वोट तब्दील उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाता। देखिए, ये तो वाकई वाजिब बात है। भीड़ से आप वोट को कन्वर्ट करने के आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े कद का नेता अगर कहीं पहुंचता है, राहुल भी जाते थे तो भीड़ होती थी, राहुल अखिलेश जब जाते थे साथ में तब भी बहुत भीड़ होती थी, गठबंधन तोड़ना पड़ा, मायावती अखिलेश जब साथ में गए तब भी बहुत भीड़ होती थी। तो भीड़ को हम पैमाना नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में जोश कहीं ज्यादा है। नहीं, मैं मोदी जी का भी कह रहा हूं, मैं भीड़ को मानता ही नहीं। अरे भाई, मैं भीड़ को नहीं मानता ना, मैं वोट को मानता हूं। जो वोट मिलेगा उसको मैं मानूंगा ना, वो आपके लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। वोट परसेंटेज क्या होगा, वोट क्या होगा, उस पर। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी से। हाँ, बस मैं छोटी बात करके खत्म करूंगा। देखिए, कांग्रेस की दुर्गति के लिए पूरी तरह से जो हाईकमान इसके लिए जिम्मेदार रहा। 1989 में जब मुलायम सिंह को समर्थन देने की बात आई, तो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमारी वाजपेयी थी, बलराम सिंह यादव बड़े नेता, दोनों लोगों ने मना किया कि मुलायम सिंह यादव को समर्थन मत दीजिए, नहीं तो आपके वोट बैंक को खा जाएंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, भाजपा को रोकने के लिए मुलायम सिंह को दिया, और मुलायम सिंह कांग्रेस को पूरी तरह खा गए। जो कोर वोट बैंक रहा है, चाहे वो दलितों का रहा हो, चाहे मुसलमानों का रहा हो, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बसपा का उदय हुआ, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, तो उससे नुकसान कांग्रेस को ही हुआ, इसमें कोई शक नहीं हो। शायद इसी वजह से इतने लंबे समय से उस प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी अब प्रियंका आई है नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए नारे के साथ, तो हो सकता है परिणाम निकले। लेकिन इसका जवाब फखरुल हसन साहब से मैं चाहूंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं उमाशंकर राजभर साहब के पास। फखरुल हसन साहब, आप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चुनौती तो आपको ज्यादा कांग्रेस दे रही है, ऐसा दावा है रोशनी का। जिस समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, ये आप भी जानते हैं,
और प्रियंका गांधी जी आई हैं, हमें किसी दल पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कांग्रेस लोकतंत्र है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, उनको वो भी लड़ रहे हैं चुनाव हम। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि असली लड़ाई किसके बीच है। जब हम और आप बैठे डिबेट कर रहे हैं, इस समय आप आजमगढ़ से रास्ते से जो आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, रात का समय है, ये वो भीड़ है, ये वो जनता है जो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आप पता कीजिएगा कितनी भीड़ है। और ये वो भीड़ नहीं है कि डीएम को लेटर लिखना पड़ गया हो कि 40 लाख रुपए दे दो कि भीड़ लेके आनी है कार्यक्रम में, बसें बुक कर दो कि भीड़ लेके आनी है कार्यक्रम में। ये जनता है, ये खुद चल के आई है। फखरुल हसन साहब, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं इस उदाहरण से सहमत हूं, लेकिन मैं रोक के आपको एक मिनट मैं आपको रोक के यही सवाल पूछ रहा हूं। टेक्निकली आप इस बात को समझिए, अगर आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूं आप लड़ रहे हैं, सत्ता में वो है तो आप उनसे ही लड़ेंगे, लेकिन उतना ही आपको सोचना पड़ेगा कि जो भीड़ अखिलेश के रैली में या यात्रा में दिख रही है, प्रियंका के में भी दिख रही है, तो वहां पर हम कैसे उनके दावे को खारिज कर दें? रोशनी भी तो यह दावा करने का अधिकार रख सकती है ना। हाँ बिल्कुल, दावा आप बिल्कुल खारिज ना कीजिए। ये वो जनता है उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार से परेशान है जिसके लोग किसानों पे गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं। ये वो जनता है जो गोरखपुर में व्यापार करने जाती है, व्यापारी को योगी जी की पुलिस मार देती है। ये वो जनता है, ये उत्तर प्रदेश का वो नौजवान है, वो बेरोजगार है जो योगी जी की सरकार से परेशान है, जिसको रोजगार नहीं मिला। ये वो भीड़ है, ये हर तरफ जा रही है, ये न्याय के लिए जा रही है, ये रास्ता खोज रही है। लेकिन जो उम्मीद है, सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, कोई रोक सकता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है। तो जो अब आपने जब खुद ही स्वीकार कर लिया, तो अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। जब आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये वो जनता है, ये वो प्रताड़ित जनता है जो हर तरफ जा रही है, तो अगर ये हर तरफ जाएगी तो टेक्निकली तो यहां पर बंटवारा हो जाएगा, और बंटवारा हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज 3-4% का ही खेल होता है। आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, वो 3-4% अगर इधर से उधर हो गया तो काम हो गया। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि दावा अगर आप कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, टेक्निकली वो कितना धरातल पर उतर पाएगा। सुभाषपा से इसका जवाब देते हैं राजभर साहब। जो फखरुल हसन साहब कह रहे हैं, पूर्वांचल की भीड़, बाकी अन्य जगहों पर जहां पर भी आपके नेता और उनके सहयोगी नेता या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया वो लोग जा रहे हैं, अपार भीड़ है, लेकिन वहीं अपार भीड़ तो बाकी अन्य दलों को दिख रही है। बीएसपी भले साइलेंट मोड में दिख रही है, उनकी नेता सक्रिय नहीं है उतनी ज्यादा, लेकिन प्रियंका की सक्रियता, ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष में आपस में ही बंटवारा है कहीं ना कहीं? अतुल जी, मैं माननीय अरविंद जी का बड़ा स्वागत करता हूं, इज्जत करता हूं। जरा उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा उनको समझने चाहिए कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 89 के बाद जरा देखिए कि 91 में ही भाजपा जो है अति पिछड़े समाज से, लोक समाज से माननीय कल्याण सिंह को लाती है और भारी बहुमत से माननीय कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री होते हैं। और काम में उन्होंने अच्छा किया, 2 सालों में बहुत अच्छा काम किया। और वही रामनहर में जब यही पिछड़ा उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया तो 93 में उनका क्या सबक को हस्र हुआ वो भी आप जानते हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, 97 में राजनाथ सिंह को आगे लाया गया और वह तोड़जोड़ की सरकार चलाए। लेकिन 2002 आप देखिए, 2002 राजनाथ सिंह को आगे करके नहीं जीत पाए, 2012 नहीं जीत पाए, 2017 में अतुल दे यही अति पिछड़े को पुनः लाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया कि अति पिछड़ा अब आगे आएगा तो उत्तर प्रदेश का जीत। जो इनका 14 साल का वनवास था तो वह अति पिछड़ा, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, 60 में आए तभी समाप्त हुआ। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे मित्र भाजपा कह रहे थे कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो कानून व्यवस्था तो आपने बहुत सही जवाब दिया कि कानून व्यवस्था अगर कुलदीप सेंगर वह भाजपा के ही विधायक थे या अजय कुमार मिश्रा जो टेनी दी है वह भाजपा के ही है, तो कानून पे तो कोई बात न करे। विकास के मैं अरविंद जी को समझाऊंगा जरा विकास के मुद्दे पे कि सचमुच उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है तो 2007 में मायावती जी से शुरुआत हुई है। 2007 में मायावती जी ने भी बहुत अच्छा विकास किया था, 12 में अखिलेश जी ने बहुत अच्छा विकास किए थे। लेकिन आज पिछड़ा चाहता क्या है? अपने बच्चों का रोजगार की गारंटी, वो भी किससे? आरक्षण के माध्यम से। राजभर साहब आप समझाते बहुत अच्छा है, आपने इतना अच्छा समझाया ना कि मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जब 17 में आप कह रहे हैं कि बीजेपी
के साथ आप थे, आपका दिल लगा हुआ था, दिल लगी थी, तब तो आप ये नारा देते थे कि समाजवादी पार्टी ने सब बर्बाद कर दिया, इसलिए बीजेपी को लाना और हम इनके साथ हैं। तब आपने क्या समझ लिया था और क्या समझा लिया था, जरा मुझे और अरविंद जी को समझाइए। हम जो बीजेपी के साथ आने, मैं आपको वही बता रहा हूं ना। देखिए विकास, मैंने कहा कि 2007-2012 मायावती ने भी बहुत अच्छा विकास किया और विकास जो अखिलेश जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अति पिछड़ा इनके साथ, चाहे मौर्य समाज हो चाहे राजभर समाज हो, आने की वजह केवल यही था, इन्होंने ये आश्वासन दिया कि 27% आरक्षण का बंटवारा। ठीक है, सिंह साहब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सिंह साहब, ओपी सिंह साहब, ये तर्क है राजभर साहब का कि आपने पिछड़ों के साथ जो किया उसकी वजह से इनका दिल भी जला, ये दूर भी हुए और उसकी वजह से आप सत्ता से दूर होंगे। लेकिन क्या वाकई बीजेपी अब सिर्फ सवर्णों की या फिर जो शहरी इलाका है वहां तक की सीमित पार्टी है? जरा आप भी समझाइए, चूंकि आप तो उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अरविंद जी से भी मैं समझूंगा, फिर मैं रोशनी के पास भी आऊंगा। ओपी सिंह साहब, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। अरविंद जी, इसी पर मैं जवाब चाहूंगा आपसे। जो तर्क राजभर साहब का है कि पिछड़ा अलग हो गया है, अति पिछड़ा अलग हो गया है बीजेपी से, इस वजह से इनकी जीत पक्की दिखती है, इनके नेता अब मजबूत करेंगे सपा को। नहीं, उमा शंकर जी ये बताएं इसका आधार क्या है? इसका आधार कैसे आप तय करेंगे कि जो है अति पिछड़े या पिछड़े जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं और वो शिफ्ट हो गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ? मैं क्यों न मानूं कि कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गए, मैं क्यों न मानूं कि बसपा के साथ? मैंने अरविंद जी जरा देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम अति पिछड़ा इनके ऊपर विश्वास कैसे किया। 2002 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय समिति इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण का बंटवारा कर देंगे, और जब हम इनके 2017 में आए तो माननीय नेता ओम प्रकाश जी जब अमित शाह जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति हम फिर से लागू कर देंगे। 27% जो आरक्षण का है, जैसे देश के 11 स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में भी हम बंटवारा कर देंगे, क्योंकि आपका हक अधिकार यादव कुर्मी बनिया लूट रहा है, तो आपको मिल जाएगा। तो अति पिछड़ा इसी बात के लिए विश्वास किया था, लेकिन 3 साल हो गया सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू नहीं किए, जिसको माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने घूम घूम करके इनके साथ में कहा कि हम अति पिछड़ों के हकदार की बात कर रहे हैं। तो आज अति पिछड़ा एकदम जाग चुका है, चाहे मौर्य है, चाहे निषाद, चाहे बिंद केवट है। और मैं अरविंद जी इसको ध्यान रखिए कि जो संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के आए हैं, 2 साल से इसी मुद्दे पे आए हैं कि हमको एससी का आरक्षण मिलेगा। 2 साल हो गया है, ये अभी मानिए कि निषाद संजय जी ने यही कहा है कि इलेक्शन से पहले भाजपा घोषणा करे, हमको भी यही कही थी, लेकिन यह इलेक्शन में घोषणा नहीं करेंगे। निषाद भी जा रहा है इनके साथ से, तो यह भी ध्यान रखिए। चलिए, अब ये तो चुनावी परिणाम के बाद पता चलेगा कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं गया। बहरहाल रोशनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आप कह रही हैं कि महिलाएं ही इस बार तय करेंगी परिणाम को, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, आदि आबादी की सबसे प्रमुख भूमिका हो, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि संगठन को लेकर जब आपसे कहा जाए तो आप कहें कि आप चिंता मत करिए, बहुत भीड़ आ रही है। तो बहुत भीड़ तो देखिए बहुत पार्टियों के नेताओं के उसमें आती है, राहुल जब आते थे तब भी बहुत भीड़ आती थी। क्या भीड़ को आप अपनी रणनीति का एक सबसे बेहतर परिणाम निकालने के लिए हिस्सा मान रही हैं? आपको लगता है कि ये भीड़ आपको वोट भी देगी, ये भीड़ आपको समाजवादी पार्टी से ज्यादा तवज्जो दिलाएगी प्रदेश की जनता में? क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत बेसिक तौर पर अपना काम लगातार कर रही थी, बहुत साइलेंटली इस बार अखिलेश यादव ने अपना गेम प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। देखिए, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने जितना काम किया है उस काम पे मुझे पूरा भरोसा है, और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जिस तरीके से हर इंसान की आवाज उठाई है, जब भी वो मुसीबत में रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आधी रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, उनकी जरूरत के समय में वहां पहुंची हैं। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं सबसे ज्यादा अभी दंश झेल रही हैं गरीबी का, बेरोजगारी का और महंगाई का। महंगाई अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा हो जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है गुंडागर्दी से। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, यहाँ के जितने भाजपा नेता हैं उनकी जो वसूली चल रही है, जो भाजपा के नेता कोई भी काम करवाने से पहले जो कमीशन खाते हैं उससे परेशान है यहाँ की जनता। अगर मैं बात करूं अपनी
तो मैं सत्य की आवाज उठाती हूँ, जनता को याद दिलाती हूँ कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के लिए कहा था देश के प्रधानमंत्री में, आए कि नहीं आए? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के लिए कहा था, आए कि नहीं आए? मैं हमेशा सत्य की आवाज उठाती हूँ और हमेशा मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी भरे कॉल्स आते रहते हैं कि 32 बोर की गोली से जान से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन को भी ये सारी बातें बताई। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, और जब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी गुंडा राज खत्म नहीं होगा, जो जंगल राज है वो खत्म नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है, यहाँ का गुंडा राज तभी खत्म होगा। और हमारी जरूरी तो सबके लिए है ना, अखिलेश का भी आना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल भाई है हमारे साथ, उनकी नजर में नहीं, उनकी नजर जनता क्या चाह रही है? जनता यहाँ के जनता देखिए उनकी यात्रा में कितनी जनता उनको चाह रही है, यही तो फखरुल भाई बता रहे थे अभी। जनता तो उनको चाह रही है, वो ये दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता आपको चाह रही है, सुभाषपा कह रही है कि नहीं सपा को ही चाह रही है क्योंकि उनका गठबंधन हुआ है, भाजपा कह रही है कि हम ही को चाह रही है क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम किया। भाजपा ये कौन सी जनता, ये कौन सी जनता, ये तय करना पड़ेगा ना मैडम। भाजपा ने जो पिछले 5 सालों में काम किया है वो सबसे वाकिफ है कि कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी हुई है। बहुत बेसिक सा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक सा एक सवाल, और ये इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। खुद कांग्रेस ने अपने संगठन के लिए कितना काम किया है, ये सवाल अरविंद जी ने उठाया था। आपने तुरंत प्रधानमंत्री की रैली का और कुर्सी का जिक्र कर लिया। आपने कहा कि बहुत काम किया, आपने संगठन के लिए आपने कितना काम किया है? संगठन बूथ लेवल पे मजबूत है हमारा, और हर बूथ में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और खुद से कांग्रेस की तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं। संगठन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके संगठन मजबूत करने का काम किए हैं। और पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ता जितनी मेहनत किए हैं, जितना लोगों की मदद किए हैं, उतना कोई नहीं किया। कोरोना की फर्स्ट वेव फखरुल भाई जवाब देंगे, फखरुल भाई जवाब देंगे। कार्यकर्ता ही सड़क पे थे। फखरुल भाई अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, अरविंद जी नहीं कह रहे, बीजेपी का कोई प्रवक्ता जो है वो नहीं कह रहा, आपके खुद जो सहयोगी कभी रहे हैं उनका कहना है कि कोरोना काल हो या 4 साल हो, उसमें अगर कोई लड़ा है तो वो कांग्रेस लड़ी है बीजेपी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सिर्फ ट्विटर पर थे, अब यात्रा में जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके जनप्रतिनिधि की, तो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता फखरुल भाई क्वारंटाइन थे भाजपा के नेता, और सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। देखिए हमारी बहन रोशनी और उनकी पार्टी से आप अगर चाहते हैं कि हम उनसे झगड़ा कर लेंगे तो हम उनसे झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सवाल कांग्रेस, मैं कहा चाह रहा हूँ, आप ही लोग दावा कर रहे हैं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मेरे कहने से ना आप लड़ेंगे और ना लड़ना चाहिए। अगर आप मेरे कहने से लड़ने लगे तो फिर मतलब ही नहीं है ना। अगर आज सवाल कहीं है तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, बेरोजगारी का सवाल है तो आज यही है। अगर गुंडाई हो रही है और हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी रोशनी बहन, उनको भी अगर धमकी दी जाती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, तो सवाल आज ये भी है। आज किसान धरने पे बैठा हुआ है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, तो सवाल तो आज भारतीय जनता पार्टी से। आज सवाल इस बात का नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ओपी सिंह साहब हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़े हुए हैं, वरना मैं तुरंत आपका ये सवाल उन तक पहुंचा के सवाल का जवाब लेता भी। लेकिन हम टेक्निकली जो चीजें हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि आपको उनसे लड़ा रहा हूं, उनको आपसे लड़ा रहा हूं। आप लोग आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, मुझे लड़ाने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो राजनीतिक लड़ाई है, नहीं, राजनीतिक लड़ाई है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ना, इससे इनकार नहीं कर सकते हसन भाई। राजनीतिक लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं ना, आपने सुभाषपा से गठबंधन किया और दलों से कर रहे हैं, कांग्रेस से अभी नहीं किया है, तो राजनीतिक लड़ाई तो है। अरविंद जी सवाल इस बात का है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखें, बड़ा कम मार्जिन पे खेल हो जाता है, और जिस तरीके से 17 में या फिर 14 में बीजेपी ने आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में, फिर 19 में भी उन बड़ी रणनीति के साथ इन चीजों को देखा, समझा और उसका परिणाम अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहे। क्या इस बार, जैसा हसन साहब कह रहे हैं कि हमारे कहने से वो कांग्रेस से प्रवक्ता से नहीं लड़ जाएंगे, लेकिन दावा अगर दोनों का पैरेलल होगा कि हमारे यहां भी भीड़ और उनके यहां भी भीड़, तो भीड़ तो आती रहती है, परिणाम में क्या आपको लगता है कि तब्दील हो पाएगा? और अगर होता है तो फिर वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद होगा? अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भीड़ जो है वोट शेयर का पैमाना नहीं है। आपने देखा कि 2019 में जब सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी तो माना जा रहा था कि जो जातीय गोलबंदी, जो उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड है, इस तरह से आपस में जुड़े
भाजपा का सफाया हो जाएगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? बसपा जो है 15 सीट पर सिमट करके रह गई। ठीक है। 2017 में जिस तरह से सपा और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा, नतीजा क्या निकला आपने वो भी देखा। देखिए बेशक जो है समाजवादी पार्टी का जो बूथ लेवल पर संगठन बहुत ही मजबूत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। उसके कार्यकर्ता जो है लड़ाका है और मैदान में उतरते भी हैं। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जो 20% का गैप है, भारतीय जनता पार्टी जब जो है 2017 में सरकार बनाई तो लगभग 37% जो है वोट शेयर था और समाजवादी पार्टी का जो है 22% पर था, यानी 17% पर। जब उपचुनाव हुआ तो भाजपा का गिर करके 36 पर आया, समाजवादी पार्टी का 24 पर आया। बिल्कुल। यानी आज की तारीख में भी 12% का अंतर है। इस 12% को भरना, जैसा कि अतुल जी आपने कहा कि बहुत कम मार्जिन पर, आपने बिल्कुल सही कहा। 12 में जब चुनाव हुआ था तो 3% मार्जिन पर जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में अंततः सरकार बन गई थी। ये मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो इसकी भरपाई समाजवादी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस के लिए अभी दूर की कौड़ी है, चाहे रोशनी जी हमसे नाराज हो जाए, आक्रमण कर दे, लेकिन हकीकत यह है कि वो 10% भी वोट शेयर कर लेंगी तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए ठीक है, अब चूंकि समय मेरे पास नहीं है, लेकिन सवाल वही था जिस पर हमने चर्चा की। फखरुल भाई ने भी कहा, राजभर साहब ने भी कहा, जयतिलक साहब आपने भी कहा, रोशनी ने भी, ओपी सिंह साहब ने भी, कि मौजूदा दौर में सबको चूंकि लड़ाई लड़ने का अधिकार है। एक अच्छी लड़ाई आप लड़िए, हेल्दी आप फाइट करिए, लेकिन उसमें जनता किसके साथ जाएगी तो जनता को ही तय करना है। अगर वाकई काम नहीं है तो जनता फिर बदलाव करेगी, ये उसका अधिकार है लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया फखरुल भाई आपका, रोशनी आपका, उमाशंकर जी आपका, अरविंद जयतिलक साहब आपका और ओपी सिंह साहब आपका। तो मौजूदा दौर में चुनाव है और सबका अपना अपना दांव है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता के दांव को वाकई कौन भांप पा रहा है, क्योंकि जनता का जो दांव होता है उसको लगाने के बाद जनता जब परिणाम तब्दील करती है, परिणाम आता है, तभी पता चलने देती है कि उसने दांव कौन सा लगाया।